नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम हरिशंकर पसाई द्वारा लिखित जो इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर यह कहानी देखने वाले हैं। तो चलिए इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर यह कहानी देखते हैं। इस कहानी के जो मुख्य पात्र है उसमें है मातादीन, गृह मंत्री, सचिव, पुलिस मंत्री, मुंशी अब्दुल गफूर, बलभद्र, ये जो हवलदार हैं, और उसमें बहुत सारे दूसरे भी पात्र आते हैं जिसमें कोतवाल है, इंस्पेक्टर है, सीनियर इंस्पेक्टर है, आईजी का नाम आता है, प्रधानमंत्री का नाम आता है, बहुत सारे नाम आते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो पात्र यही है। ठीक है, यह एक व्यंग्यात्मक कहानी है। इस कहानी की जो विषय है, भ्रष्टाचारी पुलिस यंत्रणा निर्दोष को सजा, विज्ञान को नकारते हैं या वैज्ञानिक को नकारते हैं, अंधा कानून है, अकार्यक्षम पुलिस यंत्रणा, वेतन, स्वच्छ और सक्षम प्रशासन का रहस्य क्या है, पुलिस प्रशासन पर व्यंग्य किया गया है। ठीक है, इतना याद रखे तो भी चलेगा। आज हम इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर यह कहानी देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर यह व्यंग्यात्मक कहानी है और लेखक का जो विकलांग श्रद्धा का दौर, ये जो उनका संग्रह है, इस संग्रह में से ये कहानी ली गई है। वैसे तो इसे लेख भी कहा गया है, लेकिन ये एक कहानी है। ठीक है, चलिए इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कैसे पहुँचे ये हम देखते हैं। वो विज्ञान को नकारते हैं, व्यंग्यात्मक कहानी है, व्यंग्य को हमें समझना है। चांद पर जीवन नहीं है। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मातादीन को जो एमडी साहब कहते हैं कि विज्ञान झूठ बोलते हैं, वहाँ हमारे जैसे मनुष्यों की आबादी है, ऐसा मातादीन का तर्क है। और मातादीन कहते हैं कि वैज्ञानिक जो केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, उन्होंने चांद का उजला हिस्सा देखा है, अंधेरा नहीं देखा। उस अंधेरे हिस्से में मनुष्य जाति रहती है यहाँ, यानी चांद पर अंधेरा हिस्सा जो है उसे मैं देख कर आया हूँ, ऐसा उसका तर्क है। और विज्ञान ने हमेशा इंस्पेक्टर मातादीन से मात खाई है। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ कहते हैं कि छुरे पर पाए गए निशान मुलजिम के उंगलियों के नहीं हैं, फिर भी ये मातादीन उसे सजा देते हैं। अब ये सही बात यह है कि अंधेरे पक्ष को मातादीन देखने में ज़्यादा माहिर है, ऐसा लेखक ने कहा है। पूछा जाएगा कि इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर क्यों गए थे, तो किसी टूरिस्ट की हैसियत से गए थे या किसी फरार अपराधी को पकड़ने? बिल्कुल नहीं, वे भारत की तरफ से इस सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए। चांद सरकार ने भारत को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में कहा था कि हमारी सभ्यता तो बहुत आगे बढ़ चुकी है, पर हमारी पुलिस यंत्रणा या पुलिस पर्याप्त कार्यक्षम नहीं है, अपराधी का पूरा पता लगाने में अक्षम है, उसे सजा दिलाने में अक्सर वो सफल नहीं होती। सुना है आपके यहाँ राम राज्य है, तो मेहरबानी करके वहाँ के किसी पुलिस अफसर को भेज दीजिए और हमारी पुलिस को शिक्षित कर दें। अब गृह मंत्री ने सचिव को पूछा कि किसी आईजी को भेज देंगे, लेकिन सचिव कहता है कि नहीं सर, आईजी नहीं भेजा जा सकता क्योंकि प्रोटोकॉल का सवाल है। चांद हमारा एक क्षुद्र उपग्रह, देखिए इन्होंने चांद को भी क्षुद्र उपग्रह कहा है। आईजी के रैंक के आदमी को नहीं भेजेंगे, किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देंगे। अब तय हुआ कि हजारों मामलों के इन्वेस्टिगेशन करने वाले ऑफिसर सीनियर इंस्पेक्टर मातादीन को भेजा जाएगा। अब मातादीन को ये भी कहा भी जाता है, मातादीन तैयार भी होते हैं और चांद सरकार को पत्र लिखकर कहा जाता है कि मातादीन के लिए एक यान भेज दीजिए। अब यान भी आ गया है और एक दिन पुलिस मंत्री ने मातादीन को बुलाकर कहा कि तुम भारतीय पुलिस के उज्जवल परंपरा के दूत की हैसियत से जा रहे हो, तो ऐसा कुछ काम करो या अंतरिक्ष में डिपार्टमेंट की ऐसी जय जयकार हो कि पीएम तक यानी प्रधानमंत्री तक ये बात सुनाई पड़नी चाहिए। मातादीन की यात्रा का दिन आ जाता है, एक यान अंतरिक्ष अड्डे पर उतरता है। मातादीन सवेरे सबसे विदा लेकर उस यान में बैठने के लिए चले जा रहे हैं। अब यान के पास पहुंचकर मातादीन ने मुंशी अब्दुल गफूर को पुकारा और कहा कि इस यान में एफआईआर रख दी है ना, रोज नामचे रख दिए है ना, ये सब बातें वह करता है। हवलदार को भी कहता है, जो बलभद्र है उसे कहता है कि हमारे घर पर जचकी के बखत खटला यानी पत्नी के लिए मदद के लिए अपनी पत्नी को भेज दिया। वो कहता है ठीक है सर, मैं भेज दूंगा। वो यान के ड्राइवर को यानी उस चालक को पूछता है कि ड्राइविंग लाइसेंस है क्या, गाड़ी में बत्ती है क्या, यानी किस तरह मूर्ख जैसे प्रश्न करता है और उसे लगता है कि ये सड़कों पर चलने वाली गाड़ी है। ठीक है,
और वह माता दिन जिस तरह से बात करता है तो यान का चालक कहता है कि हमारे यहाँ आदमी से इस तरह कोई बात नहीं करता। माता दी ने कहा कि जानता हूँ वहाँ की जो पुलिस कमज़ोर है, अभी मैं उसे ठीक करने तो आ रहा हूँ। तो माता दी ने यान में कदम रखे हैं। जैसे ही यान में कदम रखते हैं तो एक हवलदार राम संजीवन भागता हुआ आता है और कहता है कि साहब, एसपी साहब ने आपको कहा है कि एड़ी चमकाने का एक पत्थर लेते आना। माता दी खुश होते हैं और कहते हैं कि मैं ज़रूर लेते आऊँगा। यान में बैठ जाते हैं। पृथ्वीमंडल या पृथ्वी से वायुमंडल के यान निकल पड़ता है। माता दी कहते हैं कि हॉर्न क्यों नहीं बजा रहे। चालक ने कहा कि आसपास लाखों मील में कुछ नहीं है तो हॉर्न क्यों बजाऊं। तो माता दी ने डांटा और कहा कि मगर रूल ये ज़रूर, हॉर्न बजाता चलो। चालक अंतरिक्ष में हॉर्न बजाता हुआ चांद पर उतर आता है। अंतरिक्ष अड्डे पर पुलिस अधिकारी माता दिन के स्वागत के लिए खड़े हैं। माता दिन रोप से उतरे और अफसरों को देखते हैं तो किसी के कंधों पर स्टार नहीं है, फीते लगाए हैं। लिहाजा माता दिन जो हाथ उठाना चाहते थे वो उठा नहीं पाते और कहते कि मैं तो यहाँ इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं, सलाहकार की हैसियत से आया हूँ। यानी माता दीन का जो आरंभिक काम वो शुरू होता है। माता दीन ने जब बंगले में उन्हें रखने के लिए जगह दी है, आराम से रहते हैं। फिर लाइन यानी पुलिस लाइन से वो शुरुआत करते हैं अपने काम की और कहते हैं कि यहाँ तो हनुमान जी का मंदिर ही नहीं है। यानी हमारे यहाँ तो राम राज्य में हर पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर है। तो आईजी वहाँ का कहता है कि हनुमान जी कौन थे, हम नहीं जानते। माता दी ने कहा कि हनुमान का दर्शन हर कर्तव्य पर है। यानी पूरी रामायण वो वहाँ पर सुना देती, किस तरह हनुमान ने सीता का पता लगाया, रावण की लंका को जलाया। उस तरह ये हनुमान को अपना आदर्श मानते हैं और कहते हैं कि हर पुलिस लाइन में हनुमान की मूर्तियाँ होनी चाहिए। मैं फ़ोटो लेते आया हूँ, आप मूर्तियाँ बनवा लीजिए और पुलिस लाइन में स्थापित करवा दीजिए। थोड़े ही दिन में चांद के हर पुलिस लाइन में हनुमान जी स्थापित हो जाते हैं। माता दिन उन कारणों का अध्ययन कर रहे हैं जिनसे पुलिस लापरवाह, आलसी हो गई है। अब उनके अपराधों का ध्यान नहीं आता, कहीं कारण नहीं मिल पाते। एकाएक उनके बुद्धि में एक बात आती है और वो कहते हैं कि ज़रा तनख्वाह का रजिस्टर लेते आ जाओ। तनख्वाह का रजिस्टर जैसे वो देखते हैं उनके कारण पकड़ में आ जाता है और वो कहते हैं कि पुलिस मंत्री से, मैं समझ गया कि आपके यहाँ की जो पुलिस इतनी नाकारा क्यों है और आप इतने बड़े तनख्वाह जो उन्हें देते हैं, इसलिए सिपाही को 500, हवलदार को 700, थानेदार को 1000। ये क्या मजाक है? आखिर पुलिस अपराधी को क्यों पकड़ेंगे? हमारे यहाँ सिपाही को 100, इंस्पेक्टर 200, ऐसे 24 घंटे जुर्म की तलाश करते हैं। आप तनख्वाह फौरन घटाइए। पुलिस मंत्री जो कहते हैं, मगर ये तो सरासर अन्याय की है, अच्छा वेतन नहीं मिलेगा तो काम क्यों कोई करेगा। और माता दिन ने कहा कि इसमें कोई अन्याय नहीं है। आप देखेंगे कि पहली घटी हुई तनख्वाह मिलते ही आपको पुलिस की मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन होता नजर आएगा। और पुलिस मंत्री ने तनख्वाह घटा दी। 2-3 महीनों में सचमुच बहुत इतना फर्क दिखाई दिया है कि पुलिस एकदम मुस्तैद हो गई, सोते से एकदम जाग गई, चारों तरफ नजर रखने लगी या अपराधों की दुनिया में घबराहट छा गई। पुलिस मंत्री ने तमाम थानों के रिकॉर्ड बुलाकर देखे, पहले से कई गुने अधिक केस रजिस्टर हुए थे। उन्होंने माता दिन से कहा कि मैं आपकी सूझबूझ की तारीफ करता हूँ, आपने क्रांति कर दी, पर यह हुआ कैसे? आप माता दिन का तर्क सुनिए। वह कहते कि बात बहुत मामूली है, कम तनख्वाह दोगे तो मुलाजिम की गुजर नहीं होगी। 100 रुपये में सिपाही बच्चों को नहीं पाल सकता, 200 रुपये में इंस्पेक्टर ठाट बाट नहीं कर सकता। यानी ऊपर की आमदनी करनी ही पड़ेगी और ऊपर की आमदनी तभी होगी जब वो अपराधी को पकड़ेगा। अब उनको अपराधी पर नज़र रखनी होगी। सचेत, कर्तव्यपरायण और मुस्तैद हो जाएगी आपकी जो पुलिस यंत्रणा। हमारे राम राज्य के स्वच्छ और सक्षम प्रशासन का यही रहस्य है। अब चंद्रलोक में इस चमत्कार की खबर ऐसी फैल जाती है कि माता दिन को देखने के लिए बहुत सारे आदमी आ जाते हैं। तनख्वाह कम करके भी क्षमता लाने वाले ये पहले ऑफिसर हैं, ऐसा उनका मानना है। और वहाँ के जो पुलिस लोग हैं उनको कहते हैं, संवाद सुनिए, गुरु आप इधर न पधारते तो हम सभी को तनख्वाह से ही गुजर, यानी कोरी तनख्वाह से ही गुजर करते रहते। सरकार भी खुश और मुनाफे का जो बजट बढ़ने वाला था। अब नमूने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन करने की जो बात आती है, अब आधी समस्या तो हल हो गई है क्योंकि पुलिस लोग तो पूरे कामों पर लग गए हैं। उन्होंने अपराधी को पकड़ना तो शुरू कर दिया। अब अपराधी को सज़ा कैसे होगी? अब अपराधी पकड़ने लगे थे,
लेकिन अब मामले की जांच विधि में सुधार करना आवश्यक था। अपराधी को पकड़ने के बाद सजा कैसे दिलाई जाए, मातादीन इंतजार कर रहे थे। एक दिन एक आपसी मारपीट में एक आदमी मारा गया। मातादीन कोतवाली में आकर बैठ जाते हैं और नमूने के लिए एक केस का इन्वेस्टिगेशन मैं करता हूँ, आप लोग सीखिए। कत्ल का केस है, कत्ल के केस में एविडेंस बहुत पक्की होनी चाहिए। अब वहाँ का जो कोतवाल है, वह कोतवाल पहले कातिल का पता लगाया जाएगा, तभी तो एविडेंस इकट्ठा हो जाएगी। माताजी ने कहा नहीं, उल्टे मत चलो, पहले एविडेंस देखो, कहीं खून किसी के कपड़ों पर या कहीं पर है क्या। तो एक इंस्पेक्टर ने कहा हाँ, मारने वाले तो भाग गए, मृतक सड़क पर बेहोश पड़ा था, एक भला आदमी वहाँ रहता था, उन्होंने आकर अस्पताल भेज दिया। अब उस भले आदमी के कपड़ों पर खून के दाग लगे हुए हैं। माताजी ने कहा उसे फौरन गिरफ्तार करो। अब कोतवाल ने उसको पकड़ा, बेचारा बेकसूर था और उसने कहा कि मेरा तो कोई कसूर है ही नहीं और मुझे क्यों पकड़ा रहे हैं, मैंने तो उस आदमी को अस्पताल भेज दिया। तो ये जो मातादीन तर्क सुनिए उसका, वो कहता है कि आप झगड़े की जगह गए ही क्यों। उसने कहा कि मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वहाँ मकान है, झगड़ा मेरे मकान के सामने हुआ। फिर भी ये मातादीन अपनी प्रतिभा दिखाता है और कहता है कि मकान है तो ठीक है, पर मैं पूछता हूँ झगड़े की जगह जाना ही क्यों। ऐसे तर्क देते हुए एक बेकसूर को वह सजा दिलाने में सफल हो जाता है। अब मातादीन ने जो इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत उन पुलिस लोगों को समझाया था, उन्हें कहा कि देखो आदमी मारा गया, ये पक्का है किसी ने उसे मारा ही मारा है, लेकिन कोई तो कातिल है, किसी को सज़ा होनी न होनी है, लेकिन सवाल ये है कि किसको सज़ा होनी है। पुलिस के लिए ये सवाल इतना महत्व का नहीं रखता जितना सवाल है कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है या किस पर साबित होना चाहिए। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सज़ा होगी ही, मारने वालों को होती है या बेकसूर वालों को होती है, सोचने की बात नहीं है। मनुष्य मनुष्य सब बराबर है, सभी परमात्मा के अंश हैं, हम भेदभाव नहीं करते। पुलिस का यही मानवतावाद है। अब मातादीन का ये तर्क सुनकर बेचारे वो उलझन में पड़ जाते हैं वहाँ के पुलिस वाले, और बहुत सारे लोग आकर उनसे ये जवाब भी मांगते हैं कि एक बेकसूर को आप सज़ा कैसे दे रहे, उसने तो उसको अस्पताल भेजा था, वो तो सड़क पर पड़ा था। लेकिन मातादीन कहते हैं कि उनसे कहो कि ये सब ऊपर वाले की वजह से हो रहा है। वो कहता है कि घबराओ मत, शुरू शुरू में ये काम आदमी को शर्म जैसा लगता है, लेकिन तुम ऐसे एक आदी हो जाओगे ये काम करते करते, और आगे बेकसूर को छोड़ने में शर्म नहीं आएगी आप लोगों को। हर चीज़ का जवाब एक ही है, हम जानते हैं कि वह निर्दोष है, पर हम क्या करें, ये सब ऊपर से हो रहा है। अब ये जो बात कही है ये अभी भी लागू होती है। लेखक ने ये एक महत्वपूर्ण बात कही है, ये सब ऊपर से हो रहा है। अब कोतवाल ने कहा तो वो एसपी के पास जाएंगे, एसपी के पास वो भी कहेंगे कि वो ऊपर से हो रहा है। फिर आईजी के पास जाएंगे तो आईजी की बात वो पुलिस मंत्री के पास, पुलिस मंत्री के बाद प्रधानमंत्री के पास, सब यही कहेंगे कि ये सब ऊपर से हो रहा है। और प्रधानमंत्री के बाद वो ऊपर चले जाएंगे। यानी ऊपर का अर्थ ये है कि कोई अगर ऊपर चला गया तो वो वापस आ नहीं सकता। यानी कोतवाल चुप रह जाता है और वो उस महान प्रतिभा यानी मातादीन को महान प्रतिभा से वह थोड़ा प्रभावित हो जाता है और उसे गुरु मान बैठते हैं। अब वो ऊपर से हो रहा है, ये मुहावरा ही है। 25 सालों से वो कह रहा है कि हमारे सरकार को हम बचा रहे हैं, तुम भी इसे सीख लो। केस की तैयारी होने लगी। मातादीन ने अब 4-6 चश्मदीद गवाह लाओ ऐसा कहा। चश्मदीद गवाह कोई है ही नहीं तो उसे कैसे लाएंगे, तो वो कहते नहीं है तो हम उसे बनाएंगे। किन्हीं बेवकूफ़ के बीच फंस गया ऐसा उसे लगता है, और वो कहता है कि इन्हें तो ABCD भी नहीं आती। और वह कहते हैं चश्मदीद गवाह हम बनाएंगे और चोरी मारपीट गुंडागिरी करने वाले ऐसे लोगों को लेके आ जाओ। अब उनके पास तो लिस्ट बनी रहती है और वो लेके आते हैं, और कुछ लोगों को वो चश्मदीद गवाह बनने के लिए मजबूर करते हैं। पहले तो वो लोग ना करते हैं, लेकिन उन्हें छोड़ने की बात करते हैं, नहीं तो जेल में डाला जाएगा ऐसा वो कहते हैं। ज़िंदगी भर यहाँ यही रहना है या छोड़कर जाना है, यही काम आगे करना है ऐसा वो मातादीन कहता है। तो वो लोग मान जाते हैं और चश्मदीद गवाह भी तैयार हो जाते हैं।
अब शिक्षा भी हो चुकी, बेचारे उस भले आदमी को शिक्षा होती है। माता दीन की सारी कार्य प्रणाली अब इनको समझ में आई। FIR बदलना, बीच में पन्ने डालना, रोज नामचा बदलना, गवाहों को तोड़ना, ये सब उन्होंने सिखा दिया है। अब माता दीन की पुलिस शिक्षा का जो प्रभाव है वो देखिए। पुलिस शिक्षित हो चुकी है, धड़ाधड़ केस बनने लगे, सजा होने लगी। चांद की सरकार बहुत खुश थी। पुलिस की ऐसी मुस्तैदी भारत सरकार के सहयोग का नतीजा थी, ऐसा उन्हें लग रहा था। चांद की संसद ने एक धन्यवाद का प्रस्ताव पास किया। एक दिन माता दीन का सार्वजनिक अभिनंदन किया। फूलों से लदे खुली जीप में वे बैठे थे, जय जयकार करते हजारों लोग थे। हाथ जोड़कर उन्हें गृह मंत्री की स्टाइल में जवाब दे रहे थे। जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा था, इसलिए थोड़ा अटपटा लग रहा था उन्हें। 26 साल की इनकी सर्विस में या पुलिस में भर्ती होते वक्त इन्होंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा कि चांद पर इनका अभिनंदन हो जाएगा। अब उनको एक इस मौके पर वो पछता रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद मैं कुर्ता और टोपी धोती भी लेते आता तो और अच्छा होता। यानी खुद को मंत्री समझने लगे थे, पुलिस मंत्री। भारत के पुलिस मंत्री टेलीविजन पर बैठे ये दृश्य देख रहे थे और सोच रहे थे कि मेरी सद्भावना यात्रा के लिए अब वातावरण बन गया। वो थोड़ा खुश थे। एक दिन चांद की संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। बहुत तूफान खड़ा हुआ। गुप्त अधिवेशन था, इसलिए रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई, पर संसद की दीवारों से टकराकर कुछ शब्द बाहर आए थे। सदस्य गुस्से से चिल्ला रहे थे, कोई बीमार बाप का इलाज नहीं करता, कोई डूबते बच्चों को कोई नहीं बचाता, जलते मकान की आग नहीं बुझाता, आदमी जानवर से बदतर हो गया है, सरकार फौरन इस्तीफा दे दे। अब दूसरे दिन चांद के प्रधानमंत्री ने माता दीन को बुलाया और कहा कि वो एकदम बूढ़े हो चुके हैं, लगा कि कई रातों से सोए नहीं। रुआ से होकर प्रधानमंत्री ने कहा, माता दीन, हम आपके भारत सरकार के बहुत आभारी हैं। अब आप कल देश वापस लौट जाइए। माता दी ने कहा, मैं तो टर्म खत्म करके ही जाऊंगा। प्रधानमंत्री कहा, आप अब बाकी टर्म का वेतन ले जाइए, डबल ले जाइए, ट्रिपल ले जाइए, लेकिन आप यहाँ से जाइए। माता दी ने कहा कि हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। देखिए इनका विज्ञापन किस तरह काम करते हैं और इनको काम प्यारा है। आखिर चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक गुप्त पत्र लिखा और चौथे दिन माता दीन को एक IG का पत्र या ऑर्डर मिल गया कि उन्हें वापस बुला लिया। एसपी साहब के घर के एड़ी चमकाने का पत्थर यान में रखा और चांद से वो विदा हो गए। उन्हें जाते देख पुलिस वाले वहाँ के रो पड़े। बहुत अरसे तक रहस्य बना रहा कि आखिर चांद में ऐसा क्या हो गया कि माता दीन को एकदम से लौट आना पड़ा। चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को क्या लिखा था, यह प्रश्न चला और एक दिन वह पत्र खुल जाता है। उस पत्र में लिखा था कि इंस्पेक्टर माता दीन की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए अनेकों धन्यवाद, पर अब आप उन्हें फौरन बुला ले। हम भारत को मित्र देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया है। हम भोले लोगों से विश्वासघात किया है। आपकी माता दीन जी ने हमारे पुलिस को जैसा शिक्षित कर दिया है, उसका नतीजा यह हुआ कि कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता। उन्हें डर लगता है कि कहीं कत्ल के मामले में न उसे फंसा दिया जाएगा। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता क्योंकि उसे डर लगता है कि बाप मर गया तो उसकी हत्या का आरोप न लग जाए। घर जलते रहते हैं, कोई उसे बुझाने नहीं जाता। डरते हैं लोग कि कहीं आग लगाने का आरोप या जुर्म कायम न कर दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं, कोई किसी बच्चों को डूबते हुए बचाता नहीं। डर लगता है लोगों को क्योंकि बच्चे को डुबाने का आरोप न लग जाए। सारे मानवीय संबंध समाप्त हो चुके हैं। माता दीन जी ने हमारे आधी संस्कृति नष्ट कर दी है। अगर वे यहाँ और दिन या और कहीं साल दिन यहाँ रहे तो पूरी हमारी संस्कृति नष्ट कर देंगे। उन्हें फौरन राम राज्य में बुला लिया जाए। इस तरह माता दीन का रवैया हमें देखने को मिलता है इस कहानी में। इस कहानी में हरिशंकर पसाई ने व्यंग्यात्मक कहा है किस तरह सरकार, किस तरह पुलिस यंत्रणा नाकारा निकम्मे व्यक्ति को नियुक्त करती है और नियुक्त करने के बाद उनको अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए कहीं और भेज देती है, और वह किस तरह उस यंत्रणा को या पुलिस लोगों को प्रशिक्षण देता है। और आजकल ये मानवीय संबंध कम होते जा रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि हमारी पुलिस यंत्रणा
जो अकार्यक्षम हो रही है। ठीक है, इस पर करारा व्यंग्य किया है। ठीक है, यह कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अब हमारी कहानी एक ही शेष है, जो कोशिका घटवार। मैं अगले वीडियो में आप लोगों के सामने वह लेकर आऊँगी।